Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do class 7th English first chapter and the chapter's name is 3 questions. So let's begin. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा होता है, उसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और उसे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानने होते हैं. What are the questions? Does the king get what he wants? वो क्वेश्चंस क्या हैं, क्या उसको अपने आंसर्स मिल जाते हैं. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक बार एक राजा के मन में एक विचार आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान ले. ओके, सर्टेन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक किंग, एक पर्टिकुलर किंग. न्यू का मतलब होता है जानना. नेवर फेल का मतलब कभी भी फेल ना हो पाना. द 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. और वो 3 चीज़ें क्या थी कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो वो उसे करनी चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. तो राजा क्या करता है, राजा अपने दरबारियों को, अपने जो दूत होते हैं उनको अपने किंगडम में भेजता है और ये अनाउंस करवाता है कि जो भी उसके इन क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको बहुत ज़्यादा पैसा रिवॉर्ड में, इनाम में दिया जाएगा. तो मैसेंजर्स होते हैं दूत, किंगडम होता है राज्य, प्रॉमिसिंग मतलब वादा करना, और थ्रू आउट मतलब कि सारा का सारा जो एरिया होता है, जो किंगडम होता है उसमें. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं और आंसर्स जो हैं उसको राजा को करते हैं, लेकिन सारे के सारे आंसर्स जो हैं डिफरेंट होते हैं, सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लोग उसको बोलते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो वो कहते हैं सिर्फ यही तरीका है जिससे कि राजा कोई भी काम को प्रॉपर टाइम पर कर सकता है. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और दूसरे लोग कहते हैं कि पहले से डिसाइड कर लेना कि किसी भी काम को करने का जो टाइम है वो क्या है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. तो लोग कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब नोटिस करनी चाहिए और जो फुलिश प्लेजर्स हैं, मतलब बेकार के जो सुख हैं, आनंद हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, और जो भी जिस टाइम पे नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम. और कुछ लोग कहते हैं कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है, एक सलाहकारों के एक काउंसिल, एक ग्रुप की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, ताकि वो लोग राजा को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम पर गाइड कर सकते हैं. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. तो वो कहते हैं कि उसको काउंसिल, उसको एक ग्रुप की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता सही से, और उसे दूसरों की हेल्प की नीड रहेगी किसी भी काम के करेक्ट टाइम को डिसाइड करने के लिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. फिर लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं. दीज थिंग्स could not wait for decision of council.
और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं जो कि काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. किसी भी काम के करने के सही समय को डिसाइड करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें फ्यूचर के बारे में पता हो. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और ये काम फ्यूचर के बारे में कौन जा सकता है? सिर्फ मैजिशियंस जा सकते हैं. और मैजिशियंस कौन से होते हैं? जादूगर होते हैं. मतलब सिर्फ मैजिशियंस को फ्यूचर के बारे में पता होता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट people most necessary to the king were his counselors. सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लोग बोलते हैं, आंसर करते हैं कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो उसके सलाहकार हैं, काउंसलर्स हैं. अदर सेड प्रिस्ट. दूसरे लोग बोलते हैं कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? प्रिस्ट हैं, पुरोहित हैं. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स and yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ बोलते हैं कि डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए, कुछ कहते हैं सोल्जर्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो ऐसे सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ कहते हैं कि साइंस इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए, कुछ कहते हैं फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्शिप इम्पॉर्टेंट है, पूजा पाठ इम्पॉर्टेंट है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. क्योंकि सभी के आंसर्स जो होते हैं, सभी लोगों के आंसर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं कि राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको संतुष्टि नहीं मिलती और वो किसी को भी रिवॉर्ड यानी कि इनाम नहीं देता. इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. इसके बजाय उसने डिसाइड किया कि वो एक संत के पास जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी के लिए क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है. रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, एडवाइस मतलब होता है सलाह, सर्टेन का मतलब होता है एक निश्चित व्यक्ति, हर्मिट का मतलब होता है एक संत और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. जो संत होते हैं वो जंगल में रहते हैं और कभी भी जंगल से जाते नहीं हैं, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलते हैं. इसलिए राजा ने क्या किया? बहुत ही आम कपड़े पहन लिए. वुड का मतलब होता है जंगल और सिंपल पीपल का मतलब होता है आम लोग, साधारण लोग. ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जो संत की जो झोपड़ी थी, उसका जो घर था, वहाँ पर पहुँचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को उसके जो बॉडीगार्ड होता है उसके पास रख दिया, उसके पास छोड़ दिया और अकेला वहाँ पे चला गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो राजा देखता है कि जैसे ही वो हर्मिट की जो झोपड़ी होती है उसके पास पहुंचने वाला होता है, उसके पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि जो हर्मिट है, संत हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहे हैं ज़मीन पर. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak and as he worked, he breathed heavily. हर्मिट होते हैं, जो संत होते हैं, राजा को देखकर उनको क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और फिर से अपना जो गड्ढे खोदने का काम है उसको कंटिन्यू कर देते हैं. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट जो हैं वो बूढ़े हैं और कमज़ोर हैं और जैसे ही वो गड्ढा खोद रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू wise hermit to ask you to answer 3 questions.
कि राजा जो है हर्मिट के पास जाता है, संत के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ ओ बुद्धिमान संत, ताकि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब दे दो, यानी कि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम, कि मैं सही समय पे सही काम करना कैसे सीखूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, संत ने राजा की बात सुनी लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं की। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना ज़मीन जो है खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, वो कहता है कि आप जो है थक चुके हैं, मुझे अपनी जो कुदाल है जिससे भी खोद रहा होता है वो आप मुझे दे दो, मैं आपकी जगह पे काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपनी जो कुदाल है, अपना फावड़ा उसको देते हुए हर्मिट कहता है, उसको धन्यवाद कहता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पर ज़मीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा 2 क्यारियां खोद लेता है तो वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चंस को दोहराता है। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest, let me work." जब राजा उससे दोबारा क्वेश्चंस पूछता है तो हर्मिट फिर अभी भी आंसर नहीं करता, लेकिन वो खड़ा हो जाता है और अपने हाथ जो है फावड़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो किंग है वो उसको उसकी कुदाल नहीं देता और खोदना कंटिन्यू रखता है। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीतता है, फिर दूसरा घंटा बीतता है। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, और जो धीरे धीरे जो है सूर्यास्त होने लग जाता है और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छिप जाता है। लास्ट में जो राजा है वो अपनी जो कुदाल है, अपना फावड़ा है, जो उसको ग्राउंड में लगा देता है, उसको ग्राउंड में फंसा देता है और कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes something running, said the hermit. संत ने बोला कि यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब राजा पीछे मुड़ता है और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ भागते हुए आता हुआ देखता है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. और जो व्यक्ति जो भागते हुए आ रहा होता है उसके हाथ जो हैं उसके पेट पर होते हैं और जिसमें से बहुत सारा खून जो है बह रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो क्या है, बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर ग्राउंड पर, धरती पर गिर जाता है। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, फेल मतलब होता है गिर जाना। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जो राजा और जो संत होता है, हर्मिट होता है, वो उस आदमी के क्लोथ को रिमूव करते हैं, कपड़े रिमूव करते हैं और उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव जो है देखते हैं। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. जो राजा होता है वो अपनी हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से उसका घाव जो है उस पर रखता है उसको धोने के बाद, लेकिन फिर भी उसमें से खून बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और फिर से जो राजा है वो घाव पर दोबारा से पट्टियाँ करता है जब तक कि उसमें से खून आना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग
टू ड्रिंक। आदमी को बहुत बेहतर महसूस होता है और वो पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। जो राजा है वो फ्रेश वाटर लेकर आता है और उसको पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज जो है छुप चुका होता है और ठंडी हवा चल रही होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। जो राजा होता है वो हर्मिट की हेल्प के से जो घायल व्यक्ति जो होता है उसको हट के अंदर लेके जाता है और उसको बेड पर लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज। और जो मैन होता है वो आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप जो है लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। अब राजा जो कि वॉक करके आता है और उसके बाद वो धरती को खोदता है और उसके बाद जो वाउंडेड मैन होता है उसकी हेल्प करता है, तो इन सब कामों के वजह से वो थक चुका होता है और वो क्या करता है, फर्श पर ही लेट जाता है। ले डाउन का मतलब होता है लेटना, तो फर्श पर लेट जाता है और पूरे रात सोता रहता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was। जब वो जागता है तो बहुत सारी चीज़ें याद करता है कि वो कौन है और जो दाढ़ी वाला जो इंसान लेटा हुआ है वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। जब वो दाढ़ी वाला bearded man जो है जागता है तो अपनी धीरे से आवाज़, अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है राजा से कि मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। You don't know me but I know you, कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you। मैं आपका वो दुश्मन हूँ। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, स्वोर का मतलब होता है शपथ लेना, रिवेंज का मतलब होता है बदला। तो मैं आपका वो शत्रु हूँ, वो आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दे दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता था, मुझे जानकारी मिल चुकी थी कि आप जो है हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए हैं और मैंने अपना माइंड बना लिया था आपको मारने का जब आप अपने घर वापस जा रहे होंगे। मेड अप माई माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए मन बना लेना। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर जाता है और आप वापस नहीं आते। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तो मैं जो है अपना हाइडिंग प्लेस, जो छुपने का स्थान होता है, उसको छोड़ देता हूँ और आपके बॉडी गार्ड के पास आता हूँ जो मुझे पहचान लेता है। रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचान लेना, और वो मुझे क्या कर देता है, घायल कर देता है। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड have died if you had not dressed my wounds। मैं वहाँ से बच जाता हूँ, escape कर जाता हूँ, बचाव कर लेता हूँ अपना, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे जो घाव हैं उनको ठीक नहीं करते, उन पर ड्रेसिंग नहीं करते। I wished to kill you and you have saved my life। मैं आपकी मरने की इच्छा कर रहा था लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। Now if I live I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। अगर अब मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार नौकर बनकर रहूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने के लिए कहूँगा। Forgive me, मुझे माफ़ कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as friend। अब जो राजा था वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत ही आसानी से शांति बना ली थी और
उसको जीत लिया था एज अ फ्रेंड, मतलब जो दुश्मन था वो अब क्या बन चुका है, दोस्त बन चुका है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने केवल उसको माफ़ ही नहीं किया था बल्कि अपने नौकर भी भेजे और अपने डॉक्टर भी भेजे ताकि वो उसका ध्यान रख सकें। एंड ही promised टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी जो है वापस दे देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब जो है जो घायल व्यक्ति होता है उसको छोड़ने के बाद जो राजा होता है वो हट से बाहर निकलता है और हर्मिट की तरफ हर्मिट को ढूंढता है। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले वो फिर से अपने क्वेश्चंस के उत्तर मिलने की इच्छा रखता है, आशा करता है। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और जो hermits होता है वो अपने घुटनों पे बैठकर जो उन्होंने क्यारियाँ बनाई थी वहाँ पे बीज बो रहा होता है। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." मैं आखिरी बार आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए भीख मांगता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. हर्मिट जो है संत अभी भी ग्राउंड पर झुके हुए हैं, अपना मतलब क्यारियों में सीड बो रहे हैं और बोते बोते कहते हैं कि तुम्हारे आंसर्स जो हैं तुम्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और जब वो उठते हैं और राजा की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन? मुझे मेरे आंसर्स कैसे मिल चुके हैं, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम्हें मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं आती कल और तुम मेरे लिए ये बेड्स नहीं खोदते तो तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तब वो आदमी तुम पर अटैक कर देता, आक्रमण कर देता, और तब तुम इच्छा करते कि शायद तुम मेरे साथ रुक जाते तो अच्छा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम ये जो बेड्स है, क्यारियाँ हैं, ये खोद रहे थे, तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो मैं था वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और मेरी मदद करना वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद, आफ्टरवर्ड का मतलब है उसके बाद, जब आदमी हमारे पास भागता हुआ आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, when you were caring him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर आप उसके घावों पर मलहम नहीं लगाते तो वो मर जाता बिना तुमसे समझौता किए हुए, बिना तुमसे शांति बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तब सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तब तुमने जो उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। सबसे एक टाइम ही है जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो टाइम है नाउ, यानी कि अब, प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है वो नाउ होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम में हमारे पास एक्ट करने की पावर है, कुछ करने की पावर है। ना हम फ्यूचर में कर सकते हैं, ना पास्ट में कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है? वो पर्सन है जिसके साथ आप पर्टिकुलर मोमेंट में हो।
फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं फ्यूचर में या नहीं मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के साथ आप हो, उस पर्सन के लिए अच्छा करना, क्योंकि हमें संसार में सबकी भलाई करने के लिए ही भेजा गया है। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. I hope you liked this chapter. We will discuss the question answers in the next video.